नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे विपक्षी दलों की एकता में आई दरार की। आज कई ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए जिनका असर अगले हफ्ते पटना में होने वाली विरोधी दलों की मीटिंग पर दिखाई देगा। आज सबसे बड़ा टकराव दिखा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस के बीच। आज कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और पंजाब में कोई समझौता नहीं करेगी। सीटों का कोई बंटवारा नहीं होगा। केजरीवाल को जहां कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने हैं उतार लें। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति, न भविष्य का कोई आइडिया। कांग्रेस तो मैनिफेस्टो बनाने के लिए भी आम आदमी पार्टी से आइडिया चुराती है, तो अपने दम पर चुनाव क्या लड़ेगी? जवाब में कांग्रेस ने कहा, जिसके मुख्यमंत्री दिन भर नशे में रहते हों वो कांग्रेस को ज्ञान न दें। दूसरी डेवलपमेंट बंगाल में हुई। यहां ममता बनर्जी ने आज क्लियर कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ कोई समझौता तभी करेंगी जब बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट का साथ छोड़ दे। बिहार में जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया कि वो अब महागठबंधन के साथ नहीं है। 19 जून को नीतीश की सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी गवर्नर को सौंपेंगे और उसी दिन दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। यानी जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ होंगे। यूपी में ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि पहले अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी एक मंच पर एक साथ आए, उसके बाद विरोधी दलों की एकता की बात करें। राजभर जानते हैं कि अब अखिलेश और मायावती का एक साथ आना संभव नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि राजभर ज्यादा देर अखिलेश के साथ नहीं रहेंगे। गौर करने वाली बात है कि यह सब कहने से पहले राजभर योगी आदित्यनाथ के साथ अकेले में मीटिंग कर चुके थे। यानी अब राजभर भी एनडीए की राह पर हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण कैसे बदल रहे हैं, आज इसके कई सारे संकेत मिले। एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही तकरार के बारे में डिटेल में बताता हूं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, केजरीवाल की पार्टी एक दो राज्यों में सफल हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि वो कांग्रेस से मोलभाव करने लगे। कर्नाटक में, हिमाचल में केजरीवाल की पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। इसलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस को यह न बताए कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब छोड़ दे तो दूसरे राज्यों में केजरीवाल भी कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। कांग्रेस इस तरह के समझौते नहीं करती। आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, क्योंकि हम तो ये लेन देन में हमारा तो विश्वास है नहीं कि पैसे दे दो जूते ले लो। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है कि दो आप वहाँ मत लड़ो, दो हम नहीं लड़ेंगे। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है। हम इस तरह से भाव तोल और इस तरह की बातें नहीं करते हैं। कर्नाटक में कितना 0.1% कितना वोट मिला, 0.1%। मुझे ऐसा देखा था मैं 0.1 कि 0.1 होगा। हाँ, वो देखो नोटा भी उनसे आगे चल रहा है। तो वो निराश हो चुके हैं। सौरभ जी, निराश मत होइए और इस तरह की बचकानी बातें मत करिए। दो राज्य आप छोड़ दो, ये वो बात हो गई ना, तू मुझे सुबह का खाना खिला देना, मैं शाम का नाश्ता करवा दूंगा। व्हाट इज दिस? तू मुझे एक चॉकलेट देना, मैं दिन में लॉलीपॉप दे दूंगा। हमारी ये गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। हमारा गवर्नेंस का मॉडल लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारे गवर्नेंस के मॉडल है। हमारा गवर्नेंस का मॉडल वो नहीं है कि एक मुख्यमंत्री दारू की ऐसी अवस्था में फ्रैंकफर्ट में पहुंच जाता है कि उसको फिट टू फ्लाई नहीं माना जाता है। वो हमारे गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। इस मामले की बैकग्राउंड आपको बताता हूं। 23 जून को पटना में होने वाली विरोधी दलों की मीटिंग से पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे पेश करने शुरू कर दिए हैं। इसी रणनीति के तहत दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर विरोधी दलों को मिलकर लड़ना है तो सबको समझौते करने पड़ेंगे। अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव न लड़े तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे।
आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। कांग्रेस में ना सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है, कांग्रेस के पास आइडियाज का भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस हद तक खत्म हो गया है कि उनके पास कोई अपना मैकेनिज्म भी नहीं बचा कि वो ये जान पाए कि लोग क्या चाहते हैं। सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे नई उभरती हुई, ग्रो करती हुई पार्टी से आइडियाज और मैनिफेस्टो तक चुराने लगी है। सौरभ भारद्वाज के बयान पर कांग्रेस में जबरदस्त रिएक्शन हुआ। पंजाब और दिल्ली के नेता भी बोले। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, कांग्रेस किसी के कहने से रणनीति नहीं बनाती। केजरीवाल को कांग्रेस का संकेत समझना चाहिए। 40 दिन हो गए, राहुल गांधी ने केजरीवाल को मिलने का टाइम भी नहीं दिया। बाजवा ने कहा कि केजरीवाल पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ लड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भारद्वाज का कहना पंजाब में इलेक्शन ना लड़ो है, भारद्वाज तेरे कहने पर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारे कहने पर, हमारी रिक्वेस्ट पर खड़गे साहब ने और राहुल जी ने पिछले 40 दिन से टाइम नहीं दिया मिलने का। इसलिए अब उसने ये शर्त रख दी है कि दिल्ली और पंजाब में आप इलेक्शन ना लड़ो, हम महाराष्ट्र और राजस्थान में कैंडिडेट फील्ड नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं भारद्वाज जी 2 दफा लड़ो, आप अच्छी तरह लड़ो, हम सारी इलेक्शनें लड़ेंगे, आपको धूल भी चिटाएंगे। ये मैंने भारद्वाज को कहना है। और भारद्वाज जी आपने कोई कसर छोड़ी है? 15 दिन पहले तो कर्नाटका से आए, 200 कैंडिडेट की आपकी जुबान जब्त हुई है। उससे पहले आप हिमाचल से आए थे और यही हाल आपका पार्लियामेंट में इधर होगा। कांग्रेस के नेताओं को सबसे करारा जवाब दिया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। भगवंत मान ने आपकी अदालत में कहा, कांग्रेस तो खत्म होने की कगार पर है, इसका नाम अब किस्से कहानियों में रह जाएगा। भगवंत मान ने राहुल गांधी से कहा कि दूसरों को नसीहत देने से पहले वो अपनी पार्टी को संभालें। उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली में कांग्रेस के पास 0 विधायक हैं और दिल्ली में कांग्रेस के लोकसभा मेंबर भी 0 हैं। भगवंत मान ने कहा, जिस पार्टी के पास इतने सारे 0 हैं वो आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने की बात भी कैसे कर सकती है। आपकी अदालत में भगवंत मान ने जो कहा उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। मान साहब, आप किंग ऑफ कॉमेडी थे, लोगों ने आपको किंग ऑफ पंजाब बना दिया, सिंह इज किंग। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ये किंग तो कठपुतली निकला, इसे केजरीवाल चलाता है। कौन कहते हैं? राहुल गांधी। तो पंजाब में राहुल गांधी की पार्टी को कौन चलाता है? क्या राहुल गांधी मोगा से हैं, बठिंडा से हैं? हमारी नेशनल पार्टी है, हमारी पार्टी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो भी यहीं से फैसले होते हैं, यहीं से सब कुछ कार्यकारिणी बैठती है। नहीं, वो कह रहे थे कि मैं भगवंत मान की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि रिमोट कंट्रोल से पार्टी ना चले। राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस चलवा लें मेरे ख्याल में। मतलब देश की राजधानी में, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, उस देश की राजधानी में, उस देश की सबसे ज्यादा पुरानी नेशनल पार्टी कांग्रेस 2015 से लेके उनके कितने एमएलए हैं सर? 0। कितने एमपी हैं सर? 0। कितने राज्यसभा में हैं सर? 0। इवन जिस इलाके में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनको सारी कांग्रेस के, बीजेपी वालों के घर हैं, वहां से एमएलए कौन है? अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा। इसका मतलब राहुल गांधी ने तो हमें क्या वोट देना होगा, लेकिन उसके घर के नौकर माली सब वोट देते हैं हमें। तो उनको बोलो अपनी पार्टी चला लें। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोला था, तो दिल्ली में तो माँ जो है अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस, बस कहानी खत्म। आज कांग्रेस ने भगवंत मान की ड्रिंकिंग हैबिट को लेकर सवाल उठाए।
कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री दिन भर नशे में रहता हो वो कांग्रेस को ज्ञान न दे। आपकी अदालत में भगवंत मान ने इसका भी जवाब दिया। मैंने भगवंत मान से पूछा कि अकाली दल और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भगवंत मान हमेशा नशे में रहते हैं, 6-6, 7-7 दिन गायब हो जाते हैं। इसके जवाब में भगवंत मान ने क्या कहा, यह मैं आपको सुनवाता हूं। पिछले 12 साल से ये कह रहे हैं भगवंत मान दिन रात शराब के नशे में टल्ली रहता है। आप मुझे बता दीजिए सर, आपके कोई दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपके भी होंगे, जो पिछले 12 साल से दिन रात दारू पी रहा है, क्या वो जिंदा है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो मेरे कौन सा लोहे का लीवर लगा हुआ है फिर? इनके पास कुछ नहीं होता जब, तब ये कहते हैं ये तो ऐसा है। मैं तो सुबह 6 बजे उठ के पहली फाइल मंगवा लेता हूं और इतना काम जितना 70 साल में नहीं किया हमने 1.25 साल में कर दिया। भगवंत मान ने आपकी अदालत में राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। आपकी अदालत में भगवंत मान की पूरी बात आप कल रात 10 बजे सुन पाएंगे। जहां तक आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए विवाद का सवाल है, तो केजरीवाल की कांग्रेस से नाराजगी इस बात पर है कि वो केंद्र सरकार का ऑर्डिनेंस गिराने के लिए कई बार कांग्रेस से मदद मांग चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें मिलने के लिए टाइम तक नहीं दिया। केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली और पंजाब के नेताओं के प्रेशर में राहुल गांधी उनको अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे, उनकी मदद नहीं कर रहे। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के स्थानीय नेता इस बात को समझते हैं कि केजरीवाल ने इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को कमजोर करके सत्ता हासिल की है। अब दूसरे राज्यों में मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन यूनिटी की आड़ में केजरीवाल कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब से पूरी तरह साफ कर देना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली और पंजाब के नेता केजरीवाल के साथ किसी तरह का समझौता करने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जानते हैं, राहुल गांधी जानते हैं कि ऑपोजिशन यूनिटी लोकसभा चुनाव के लिए है और उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। इसीलिए फिलहाल वो इस मामले को टालना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल चाहते हैं कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले तय हो जाए कि लोकसभा चुनाव के वक्त कौन किस राज्य में कितनी सीटों पर लड़ेगा। इसीलिए अभी से इस तरह के बयानबाजी शुरू हो गई। दिल्ली की तरह बिहार में भी समीकरण बनने बिगड़ने लगे हैं। आज नीतीश कुमार ने कहा उन्हें जीतन राम मांझी पर पहले से शक था कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। नीतीश ने कहा उन्हें आशंका थी कि अगर 23 जून को पटना में होने वाली मीटिंग में जीतन राम मांझी शामिल होते तो विरोधी दलों की रणनीति बीजेपी को पता चल जाती। इसीलिए उन्होंने जीतन राम मांझी से साफ साफ कह दिया कि या तो अपनी पार्टी को जेडीयू में मर्ज कर लें या फिर अपना रास्ता अलग कर लें। और इसके बाद मांझी ने अपना रास्ता अलग कर लिया। वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम है जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे। तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। असम में 2 दिन पहले
मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और नीतीश ने उनकी जगह जेडीयू के रत्नेश सदा को शपथ भी दिलवा दी। इसके बाद नीतीश ने मांझी पर डायरेक्ट अटैक किया। मांझी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि जो जैसा होता है दूसरों को भी वैसा ही समझता है। मांझी ने ऐलान कर दिया कि 19 जून को पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के बाद वो गवर्नर के पास जाएंगे, नीतीश सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपेंगे और इसके बाद मांझी अपने बेटे को साथ लेकर दिल्ली आएंगे, अमित शाह से मुलाकात करेंगे और हो सकता है उसी दिन मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल होने का ऐलान भी कर दे। मांझी ने कहा, न नीतीश पर कोई भरोसा करता है, न नीतीश किसी पर भरोसा करते हैं। वो हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं। जो जासूसी करता है वही किसी दूसरे को समझता है कि जासूस करता है। हम तो खुला दिल के आदमी हैं और हम कह सकते हैं कि हम जिस समाज से हैं, जिसको भूइयाँ कहते हैं, ऋषियासन कहते हैं, इसमें बेईमानी कभी नहीं होती, ईमानदारी से वो काम करता है। हमको इस बात का फख्र है कि इस समाज में हमने जन्म लिया है जहाँ ईमानदारी, सच्चाई और कठिन परिश्रम का ही इस पर एक लेवल है, इससे अलग हो नहीं सकता है। हम फाके से नहीं हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम बेईमान नहीं हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार सोचते हैं तो उनके मन में लगता है कहीं न कहीं कलुषित भावना आ गई। तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, नया आदमी हैं, हम तो बहुत उनकी प्रशंसा करते रहे हैं, युवा आदमी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर ऐसा वो अब गूंगा बन गए हैं कि कोई कुछ बोलते नहीं है। उनको बोलना चाहिए, नीतीश कुमार को कम से कम सलाह देना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच देकर तेजस्वी को भी मूर्ख बना रहे हैं। मांझी ने कहा, नीतीश फिर पलटी मारेंगे और हो सकता है वो एक बार फिर एनडीए के साथ आ जाएं और तेजस्वी के हाथ कुछ ना आए। तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूं दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। मांझी ने अभी एनडीए ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आज बीजेपी ने तुरंत मांझी को सपोर्ट किया। बिहार असेंबली में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, मांझी जैसे स्वाभिमानी और राष्ट्रवादी नेता को विभीषण बताना महादलित का अपमान है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश को लगता है कि जीतन राम मांझी उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, इसलिए उन्हें अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कि एक महादलित का पूर्व मुख्यमंत्री को ये विभीषण के रूप में घोषित कर रहे हैं कि ये घर का भेदिया है। तो मुख्यमंत्री जी, आप अपने को रावण मान चुके हैं और घर के भेदिया लंका ढाए वो वातावरण आप जो कहना चाहते हैं कि ये भेद वहां से वहां पहुंचाते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे महादलित का अपमान कर रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए कि बिहार के एक बड़ी जिम्मेवारी के पद पर बैठने वाले व्यक्ति पर इतनी हल्की और ओछी बात करना। अपने गठबंधन के सहयोगियों को सम्मान देने की इनकी मानसिकता रही नहीं है। जीतन राम मांझी जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, ये राष्ट्र हित को भी थोड़ा ध्यान में रख करके बात करते थे। इनको लगता था कि हमारे महत्वाकांक्षा और भविष्य को रोक सकता है तो ये व्यक्ति रोक सकता है। इसके चलते एक महादलित को अपमानित करके स्वाभिमान पर चोट पहुंचा करके इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने इस मामले में सच बोला है। यह सही है कि जीतन राम मांझी लंबे वक्त से बीजेपी के संपर्क में थे। वो इससे पहले दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर चुके थे। ये बात नीतीश को पता लग गई थी। नीतीश को शक था कि मांझी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। नीतीश राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने मांझी को 23 जून की होने वाली मीटिंग के लिए इनवाइट ही नहीं किया। जब मांझी ने आपत्ति जताई तो उन्होंने मांझी के सामने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करने की शर्त रख दी। नीतीश जानते थे मांझी ये शर्त कबूल नहीं करेंगे। मांझी ने वही किया, रास्ते अलग हो गए। अगर यही काम 23 जून के बाद होता तो मैसेज ये जाता कि विरोधी दलों की एकता नकली है, चुनाव से पहले ही बिखराव शुरू हो गया है। इससे बचने के लिए नीतीश ने 23 जून से पहले ही मांझी को गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।
हालांकि इससे नीतीश की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि 23 जून की मीटिंग में नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ लेफ्ट फ्रंट के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने एक शर्त रख दी। ममता ने कहा वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ी हो सकती हैं। शर्त इतनी है कि कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट का साथ छोड़ दे। ममता ने कहा अगर कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट के साथ रहती है तो फिर उनसे मदद की उम्मीद न करे, क्योंकि वो लेफ्ट के साथ किसी भी तरह के समझौते के लिए कतई तैयार नहीं है। किसर शांति? सीपीएम के दौरान राज्य में शांति थी, वह शमशान की शांति थी। कांग्रेस आपने कई राज्यों को चलाया है, आप सीपीएम के सबसे बड़े दोस्त हैं, फिर आप बीजेपी के सबसे बड़े दोस्त हैं और आप संसद में हमसे मदद मांगते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन याद रखें कि आप बंगाल में सीपीएम के साथ मिलकर रहते हैं, तो हमसे मदद की उम्मीद न रखें। अब ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान हो रही हिंसा के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम दोनों बीजेपी के साथ मिल गए हैं। ममता ने कहा बंगाल में उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत हिंसा की जा रही है। आज के सीपीएम एर कोले बीजेपी दोले। बीजेपी सीपीएम की गोद में झूल रही है, बीजेपी की गोद में कांग्रेस झूल रही है। फिर दिख रहा है कि कांग्रेस की गोद में बीजेपी झूल रही है और बीजेपी का बच्चा अल्पसंख्यक पार्टी है। कल नॉमिनेशन के वक्त भांगर में गुंडागर्दी की। ऐसा लगता है कि बीजेपी से पैसा लेना है और मुझे नेता बनना है, इसलिए उन्होंने लोगों की जान ली है। क्या उन्हें एक विधायक होने पर शर्म नहीं आती? ममता बनर्जी आज साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। प्रोग्राम का नाम था नवज्वार। इस प्रोग्राम में ममता बनर्जी ने एक तरह से ऑफिशियली अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में 50 दिन की अपनी यात्रा खत्म की। इस मौके पर ममता ने लोगों को दिखाकर अभिषेक को उनके एक बचपन की फोटो गिफ्ट की। इस फोटो में ममता बनर्जी की मां अभिषेक बनर्जी को गोद में लिए हुए नजर आ रही हैं और उनके सामने ममता बनर्जी बैठी हैं। ममता ने कहा जो लोग उन पर अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने का इल्जाम लगाते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि अभिषेक 2 साल की उम्र से पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। फिर ममता ने कुछ घटनाएं याद दिलाई। इसके बाद ममता ने कहा वो संघर्ष करके आगे बढ़ी हैं, उन्होंने लेफ्ट के जुल्म को झेला है। अब बंगाल में शांति है, न लेफ्ट और दूसरे दलों को पच नहीं रहा, इसीलिए सब मिलकर बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। ममता बनर्जी की बात बंगाल कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगी। कांग्रेस के लीडर प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा यह बात सही है, बंगाल में जब लेफ्ट की सरकार थी तो कई बार हिंसा हुई है, लेकिन लेफ्ट की सरकार ने कभी हिंसा को सपोर्ट नहीं किया। अब तो ममता की सरकार खुद हिंसा करवाती है। लेफ्ट रूल था बंगाल में, कभी कभी हिंसा हुआ, ये सही बात ही है, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको बोलता है, गवर्नमेंट की तरफ से हिंसा तैयार करना, ये मैं कभी नहीं देखा। मेरा 50 साल हो गया पॉलिटिक्स में, मैं कभी नहीं देखा। हिंसा हो रहा है बंगाल में, जाओ पुलिस को बोलो इसको बंद करने के लिए, क्यों बंद नहीं होता है? वो तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन उनको मिला ही नहीं है। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन मिले तो एक दिन में बंद कर दे सकता। बीजेपी ने भी ममता पर अटैक किया। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता राहुल सिन्हा ने कहा ममता बदलाव का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन बंगाल के लोग देख रहे हैं कि जुल्म के मामले में ममता तो लेफ्ट से भी 2 कदम आगे बढ़ गई हैं। सीपीएम जमाना में हिंसा तो बहुत था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी प्रतिश्रुति दिए थे बदला नहीं, हम बदल लाएंगे। तो बदल, इसका नाम है बदल। सीपीएम ने जो जो हिंसा किया वही हिंसा आज तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। जैसे शस्त्रों लेके हमला सीपीएम ने किया था, वही शस्त्रों लेके हमला तृणमूल ने कर रहा है। तृणमूल ने वही खून खराबा
जो पश्चिम बंगाल का कानून व्यवस्था को ठप कर दिया, तो सीपीएम और तृणमूल में अंतर क्या है? अंतर तो कुछ नहीं है। पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में जो हिंसा हुई है उसे बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया। दिल्ली में बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जो विरोधी दल लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं उन्हें बंगाल में हो रही बमबाजी नहीं दिख रही। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ममता के सपोर्ट में खड़े विरोधी दलों को बताना चाहिए कि बंगाल में जो हो रहा है क्या उससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि ये आगजनी का जो खेल, जो हिंसा का खेल आप खेल रहे हैं, यही इससे पूर्व कम्युनिस्ट सरकारें करती थी और उनका हश्र क्या हुआ। और इसी के साथ मैं समस्त विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र का जो स्वरूप, हिंसा से घायल स्वरूप दिखाई पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में, जो मां माटी मानुस की बात करती थी, वहां भारत मां के विरुद्ध खड़ी हुई शक्तियां प्रबल, माटी खून से सनी हुई और मनुष्यता पूरी तरीके से व्यथित और कलंकित नजर आ रही है। उसके बाद भी किसी विपक्षी दल को इसके लोकतंत्र में कोई समस्या नजर नहीं आ रही। वैसे बात किसी से छिपी नहीं है कि बंगाल में चुनाव चाहे छोटे स्तर के हैं, लेकिन हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही है। रोज बम फटने, लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। आज साउथ 24 परगना में बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ। मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के एक लोकल लीडर की हत्या कर दी गई। इसके अलावा बीरभूम, भांगर और साउथ 24 परगना में बड़ी मात्रा में देसी बम बरामद किए गए। साउथ 24 परगना में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। आज भी यहां पंचायत चुनाव में बीजेपी के एक कैंडिडेट के घर पर अटैक करके लूटपाट की गई। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकान मजूमदार खुद वहां पहुंचे। सुकान मजूमदार ने कहा, बंगाल में अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन नजर आ रही है और राज्य का चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो ममता बनर्जी के इशारे पर काम करता है। साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ऐसे बहुत जिलों में, पूरा साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, पूरा ऐसे बहुत जगह में लोगों के ऊपर ऐसे हमला हो रहा है। और ऐसा हमला जो हो रहा है, इससे गरीब, और आज जिसके पास ऊपर हमला हुआ वो तो एससी समुदाय के लोग हैं, उनका घर बारी तोड़ दिया गया, टीवी, फ्रिज, अलमारी तोड़ के पैसा, ज्वेलरी सब उठा के लेके गए। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये भारतवर्ष है कि दूसरी जगह है? ऐसे तो हमने अफगानिस्तान में होते हुए देखा है। जो इलेक्शन कमीशन है वो ममता बनर्जी की चाटुकारिता कर रही है। ममता बनर्जी जो बोल रही है वही वो कर रहे हैं। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन से आप इलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। ये नाटक हो रहा है इलेक्शन का। हम लड़ रहे हैं, जगह जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है हम लड़ेंगे। हम लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का दम है तो रूठो। हिंसा की खबरों के बाद आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने खुद साउथ 24 परगना का दौरा किया। आम लोगों की बात सुनी और अफसरों से हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश भी दिया। I can assure the people of Bengal, violence will be the first victim in this election. Violence should die a silent death. Violence will be encountered by silence, in the sense those perpetrators of violence will be silenced in a permanent way under the constitution, under the law of the land. The chief minister is a constitutional colleague of the governor. What we discussed is not to be revealed outside. Certainly whatever is expected of governor under the constitution will be done. No violence will be tolerated. And whoever has resorted to violence will be brought to book. They will be shown their place, that is behind the bars. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को गवर्नर का बयान जरा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बीजेपी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को ममता का एजेंट बताया, तो जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने गवर्नर को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। कहा, इतनी गर्मी में
गवर्नर साहब काला ये राज्यपाल रिस्पेक्टेड गवर्नर वन साइडेड है, अनफॉर्चुनेट है। राज्यपाल 2003 में 2008 में जब लेफ्ट था सीन है ना गोलमाल का, ये उसका जरूरत है कि इस कि चुनाव में हिंसा बंगाल के लिए नई बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस विरोधी दल एकता की बातें कर रहे हैं। एंटी मोदी मोर्चा तब जाकर बंगाल से लेफ्ट को उखाड़ पाई। वो किसी की ममता से मदद की उम्मीद ना करें। अब लेफ्ट कहेगा कि अगर में छोटे छोटे दलों, दोनों नेता बनारस में थे, सर्किट हाउस में ठहरे थे, योगी भी सर्किट हाउस में पहुंचे। इसके बाद यह खबर आई कि दोनों नेताओं की सर्किट हाउस में आधे घंटे तक अकेले में बात हुई और इसके बाद राजभर के रुख में बदलाव हुआ। हालांकि ओमप्रकाश राजभर ने योगी के साथ मीटिंग से इनकार किया। राजभर ने कहा उन्होंने कब कहा वो बीजेपी के साथ जाएंगे। राजभर ने कहा कि विपक्ष की बात करने वाले, एकता की बात करने वाले अखिलेश यादव पहले मायावती और जयंत चौधरी को साथ ले आए, उसके बाद वो भी विरोधी दलों के मोर्चे के साथ खड़े हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो इस मोर्चे को 76 सीटें दिलाने की जिम्मेदारी उनकी है। हम संबंध निभाते हैं। जब बड़े नेता, जब मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, मोदी जी एक जगह चाय पी सकते हैं, तब ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, दयाशंकर सिंह एक साथ क्यों नहीं चाय पी सकते हैं? हमारी तो पहली प्राथमिकता है अखिलेश जी मायावती जी से बात कर लें। अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे जयंत जी को लेकर जिस दिन आने का ऐलान करें, हमको 2 घंटा पहले बता दें कि आपको भी इसमें आना है। 2 घंटे बाद समय दें, वो हम समय से पहले पहुंच करके उस मंच पे पहले दिखाई देंगे। आप हित चाहते हो तो दोनों क्यों नहीं इकट्ठा होते हो? पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के सबसे बड़े दुश्मन मायावती और अखिलेश हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये अलग अलग लड़ करके समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाज का हिस्सा लुटवा रहे हैं ये दोनों। आज हो जाए एक तो हम दिखा दें क्या होता है। ये जो नाम बता रहा हूं ना, मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, जयंत जी और राजभर जी, 75 प्लस होगा, ये बता दे रहा हूं। हम तो अगुआ है ये। ओम प्रकाश राजभर भले ही ये न माने, लेकिन सब जानते हैं कि वो अखिलेश का साथ तो छोड़ चुके हैं और वो बीजेपी के साथ हैं। इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। उनका एनडीए में शामिल होना सिर्फ वक्त की बात है। वो यूपी के असेंबली इलेक्शन में हार के लिए अखिलेश को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। कई बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन बता चुके हैं। एमएसडी के चुनाव में, राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे चुके हैं। इसलिए अगर ये कहें कि उनकी मुलाकात योगी से नहीं हुई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की छोटी छोटी पार्टियों को अगर बीजेपी अपने साथ ले आती है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर फर्क न पड़ता तो अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर से असेंबली इलेक्शन में अलायंस क्यों करते? नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को अपनी जगह मुख्यमंत्री और मौजूदा सरकार में उनके चुनाव हार चुके बेटे को मिनिस्टर क्यों बनाते? सियासत परसेप्शन का खेल है। अगर ये सारी छोटी छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ आ गई तो नीतीश का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। आज एक सियासी विवाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को लेकर भी हुआ। असल में सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी रख दिया। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी थी। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद 3 मूर्ति भवन में देश के सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनाने का फैसला किया और पिछले साल इसका उद्घाटन भी किया। आज इसका नाम भी बदल दिया। लेकिन जैसे ही नेहरू मेमोरियल नाम बदलने की खबर आई, वैसे ही कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जयराम रमेश तक, केसी वेणुगोपाल से लेकर सुप्रिया श्रीनेत तक सबने सरकार को कोसा। सुप्रिया ने कहा
मोदी सरकार नेहरू मेमोरियल का नाम तो बदल सकती है, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के दिलों से पंडित नेहरू का नाम नहीं मिटा सकती। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, उनको ये समझना चाहिए कि इतिहास जो है वो इरादों से बनता है। नेहरू वो पत्थर पे लिखी इबारत है जिनको नहीं मिटाया जा सकता है। आप बार बार नेहरू को मिटाने का जब प्रयास करते हैं तो आप और बौने नजर आते हैं। आप नेहरू को मिटाइएगा। कौन है नेहरू? वो नेहरू जो 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आपकी तरह रोना नहीं रोते थे और जिन्होंने IIT, एम्स, बार्क, इसरो जैसे संस्थान खड़े कर दिए, भाखड़ा नंगल जैसे डैम बनाए, सपना दिखाया इस देश को कि आप हौसला रख सकते हैं विश्व में एक शक्ति होने का। वो नेहरू जिसने अमेरिका और रूस की आंख में आंख डालने के बावजूद भी इस देश का रास्ता खुद तय होगा ये तय किया। वो नेहरू जो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं आपका सेवक हूं। वो नेहरू जो आइंस्टाइन से और एक ग्रामीण व्यक्ति से उतनी ही गहराई से बात कर सकते थे। वो नेहरू जिन्होंने इस देश को ऐसी संस्थाएं दी, जिन्होंने हमें एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी बनाया। किस नेहरू से आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? आपको नेहरू से कुंठा हो सकती है, आपको नेहरू से दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इतिहास बदलकर देश का आप एक नया इतिहास नहीं रच सकते। आपको आज काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह भी सच है कि 10 साल आपके कार्यकाल के पूरे होने वाले हैं। आप इतिहास के पन्नों में जाने वाले हैं और इतिहास आपको एक डरपोक, कायर, तानाशाह की तरह ही याद करेगा, चाहे आप नेहरू का कितना भी नाम मिटाने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस के नेताओं को जवाब देने में बीजेपी ने देर नहीं की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक परिवार, एक खानदान से आगे नहीं सोच सकते। और इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल में तो देश भर के सभी प्रधानमंत्रियों को जगह दी गई है, सबका सम्मान किया गया है, कांग्रेस को इससे क्या दिक्कत है? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अगर कांग्रेस के नेता एक बार इस मेमोरियल में गए होते तो शायद इस तरह की बातें न करते। मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है। ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? या लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं, नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी, राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। मुझे इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य है और थोड़ा मैं क्षुब्ध हूं। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा? किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे। आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके, मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। यह बात सही है, जो भी नए प्रधानमंत्री संग्रहालय को देख लेगा, उसे देखने के बाद कम से कम नरेंद्र मोदी के इस फैसले की आलोचना नहीं करेगा। पहले नेहरू मेमोरियल में सिर्फ पंडित नेहरू की चीजें रखी थी, उनके जीवन के बारे में जानकारी दी गई थी, एक बड़ी लाइब्रेरी थी, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठंडा ठंडा था। लेकिन अब जो संग्रहालय बना है उसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी दी गई है। यह मेमोरियल वर्ल्ड क्लास डिजिटल टेक्नोलॉजी का नमूना है। इसमें सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में हुए बड़े कामों को डिटेल में बताया गया है। अगर आप किसी प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, उनका लिखा हुआ उनके सिग्नेचर वाला लेटर हासिल करना चाहते हैं, तो डिजिटल इफेक्ट से यह सब संभव है। और बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा स्पेस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही दिया गया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पंडित नेहरू ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद देश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। उस जमाने में ऐसे इनिशिएटिव लेना बड़ा मुश्किल काम था। पंडित नेहरू का भारत को लेकर एक विजन रहा है
अगर कांग्रेस के नेता इस मेमोरियल में जाएंगे तो शायद उन्हें भी पंडित नेहरू के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें पता लगेगी जो शायद वो पहले न जानते हों। इसी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इस मेमोरियल में अनेक ऐसी बातें बताई गई हैं जो शायद पहले कभी पब्लिक के संज्ञान में नहीं आई थी। तो मैं तो आप सबसे अपील करूंगा कि जब भी मौका मिले इस संग्रहालय को देखने जाएं, आपको देश को करीब से जानने का मौका मिलेगा। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि कल आपकी अदालत में मेरे मेहमान होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। आपकी अदालत में भगवंत मान के आपको कई रूप देखने को मिलेंगे। एक बेहतरीन कॉमेडियन, एक लोकप्रिय पॉलिटिशियन, एक भावुक कवि, एक सुरीला सिंगर। और इन सब के साथ साथ आप देखेंगे भगवंत मान अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने में कितने उस्ताद हैं। प्लीज वेलकम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। मां तरतीए तेरी गोद नू चन होर बथेरे, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे तंग ना समझण तंगियां नू, जिथे वाल तरस दे कंगियां नू, जिथे मिलन अंगूठे संगियां नू, नक वगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। और अब एक अपडेट ले लेते हैं खतरनाक बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में। यह साइक्लोन गुजरात से आगे बढ़ गया है। तूफान से नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। ये बहुत राहत की बात है। तूफान गुजर जाने के बाद अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें नुकसान का जायजा लेने में जुटी हैं। क्योंकि तूफान के बाद भारी बारिश हो रही है, इसलिए कोस्टल इलाकों में राहत और बचाव का काम वॉर फुटिंग पर चल रहा है। तूफान के बाद की सबसे अच्छी तस्वीर द्वारका से आई। 4 दिन बाद द्वारकाधीश मंदिर की धर्म ध्वजा एक बार फिर शान से लहराई। मंदिर के कपाट खोल दिए गए, लोगों को दर्शन की इजाजत दे दी गई। साइक्लोन के गुजर जाने के बाद आज गुजरात के स्टेट होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी गाजे बाजे के साथ धर्म ध्वजा लेकर द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए। हर्ष सांघवी ने कहा कि गुजरात के लिए कल की रात बेहद भयानक थी, लेकिन भगवान द्वारकाधीश की कृपा से इस तूफान की वजह से किसी की जान नहीं गई। हर्ष सांघवी ने कहा, एक तरफ सरकार रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, दूसरी तरफ आज से भगवान द्वारकाधीश भी दर्शन देने लगे हैं। कल की रात चुनौतियों भरी थी। आज फिर मंदिर शाम को 5 बजे से खोल लिया गया है। भगवान द्वारकाधीश ने ग्रामजनों को दर्शन दिए हैं। आज फिर सायं 5 बजे से भगवान द्वारकाधीश की ध्वजारोहण चालू की गई है। कल से दिन की जो 5 ध्वजा का जो नियत है वो फिर से चालू रहेगा और ख़ास तौर पे भगवान द्वारकाधीश की ध्वजा की जो आस्था है वो आस्था सभी लोगों में एक बहुत ही बड़ी आस्था है। वो आस्था के साथ आज से ही हमने ये पूरी विधि एकदम विधि के दौरान चालू कर ली है। अब साइक्लोन बिपरजॉय गुजरात से राजस्थान की तरफ बढ़ गया है, लेकिन गुजरात में अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। तूफानी हवाओं के कारण 5000 से ज़्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। बिजली के पोस्ट गिरने की वजह से 4600 गांवों को बिजली की सप्लाई ठप हो गई थी, जिसे धीरे धीरे रिस्टोर किया जा रहा है। तूफान की वजह से 600 से ज़्यादा पेड़ सड़कों पर गिर गए हैं, इसलिए 3 स्टेट हाईवेज पर ट्रैफिक रुक गया था।
इस तूफान की वजह से 22 पुलिस कर्मियों समेत 34 लोग घायल हुए हैं। रात की बात इतनी रही कि सरकार की अच्छी तैयारी के कारण किसी की जान नहीं गई, लेकिन साइक्लोन की वजह से गुजरात में भारी बारिश हुई है, जिससे बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। हाईवे पर लगातार पानी बह रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कच्छ और भुज में दिखाई दे रहा है। जगह जगह होर्डिंग्स गिर गई हैं। पानी के तेज बहाव से सड़कें टूट गईं। पेड़ गिरने और पानी बहने की वजह से पुलिस ने अभी लोगों को चेतावनी दी है कि वो हाईवेज पर तब तक न निकले जब तक प्रशासन की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दे दिया जाता। साइक्लोन बिपरजॉय ने सबसे ज्यादा असर कच्छ जिले में डाला है। कच्छ के मांडवी साइक्लोन के इफेक्ट से समुद्र का पानी निचले इलाकों में भर गया। लगातार तेज बारिश के कारण मांडवी कस्बे का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया है। हालात ऐसे हैं जैसे आसमान से किसी ने नदी भर का पानी मांडवी पर उड़ेल दिया हो। सड़कें, गलियां, सोसाइटीज, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कच्छ के बाद साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर द्वारका जिले पर पड़ा। तूफान के कारण द्वारका में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साइक्लोन के बाद भारी बारिश से द्वारका के बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है और ऊंची सड़कों पर पानी भर गया है। गुजरात के कुछ शहरों में अभी भी बारिश हो रही है। इस वजह से 1000 से ज्यादा गांव में बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है। साइक्लोन बिपरजॉय अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और अब इसका असर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही जिलों पर दिखाई दे रहा है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान पर साइक्लोन का असर कल तक रहेगा। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और बरसात होती रहेगी, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। साइक्लोन का एक असर यह हुआ कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भयंकर गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश हुई और कल भी बारिश होने की संभावना है। आज की एक अच्छी खबर आपको बता दूं, योग गुरु स्वामी रामदेव ने आज एक बड़ा माइलस्टोन पार किया है। पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। आज स्वामी रामदेव ने बताया वो दिन दूर नहीं जब पतंजलि का टर्नओवर 1 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने पतंजलि के कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसमें प्रोटीन पाउडर, मिलेट्स, रागी और 7 ग्रेन बिस्किट भी शामिल हैं। स्वामी रामदेव ने दावा किया कि पतंजलि की पहुंच 70 करोड़ भारतीयों तक हो चुकी है और उनका लक्ष्य 100 करोड़ भारतीयों तक पहुंचने का है। उन्होंने कहा कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों में पतंजलि के प्रोडक्ट्स को पसंद किया जाता है। स्वामी रामदेव ने कहा, जब वो कहते थे एक दिन पतंजलि की टर्नओवर 10,000 करोड़ होगी तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने आम लोगों का भरोसा जीता और इस लक्ष्य को हासिल करके दिखाया। जब मैंने ये कहा था कि हम एक दिन यूनिलीवर से भी बड़ी कंपनी होंगे, तब लोगों ने हमारा उपहास मखौल उड़ाया था, हमें हमारी हैसियत में रहने के लिए बात कही थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए फक्र है कि हम पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। ये एक सन्यासी ने आर्थिक साम्राज्य नहीं खड़ा किया, अर्थ को परमार्थ के लिए उपयोग करके समृद्धि को सेवा के लिए खड़ा किया जा सकता है। इसका एक विश्व कीर्तिमान पतंजलि ने गढ़ा है। बिजनेस में इतनी बड़ी सफलता का श्रेय स्वामी रामदेव को, उनकी मेहनत को, उनकी लगन को मिलना चाहिए। स्वामी रामदेव कहने को तो योग गुरु हैं, व्यापार का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अगर उनसे बिजनेस पर बात करें, मार्केटिंग पर बात करें, स्टॉक मार्केट पर बात करें तो पता लगेगा कि स्वामी रामदेव की समझ कितनी ज्यादा है। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने स्वदेशी को आगे बढ़ाया, भारत को आगे बढ़ाया, लोगों का विश्वास जीता, पतंजलि को दुनिया में नंबर 2 की कंपनी बनाया। ये स्वदेशी की बड़ी जीत है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंपनियों से जो प्रॉफिट होता है, जो फायदा होता है, उसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए किया जाता है, एजुकेशन के लिए,
हेल्थ के लिए लोगों की मदद करने के लिए किया जाता है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में। और आपकी अदालत में इस बार मेरे मेहमान हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। भगवंत मान एक कॉमेडियन थे, पॉलिटिशियन बने, चीफ मिनिस्टर बने, जबरदस्त सफलता हासिल की, तो भी लोगों ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। उन्होंने दूसरी शादी की, वो हर वक्त नशे में रहते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। कभी उन्हें किसने पागल कहा, किसने नालायक कहा। इन सारे पर्सनल सवालों के जवाब भगवंत मान ने खुलकर दिए, किसी बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने बताया एक साधारण स्कूल के हेडमास्टर का बेटा कैसे संघर्ष करके अपनी लगन और अपनी मेहनत से पंजाब के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। और सुनाओ क्या हाल चाल है? सॉरी, ये मेरी मेहनत की कमाई हुई सीट है। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। अंगल विस्तेरी विस्ताला इंगल विस्तिलाला बलबोस्ती। पहली बार यार सानू भी इत्थे बुला ला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।